एटॉमिक मास यूनिट के ऊपर बात किया था कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली ये अमाउंट है, एक संख्या है, एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 से कितना ज़्यादा हेवियर है। तो ये था हमारा क्या, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ, पिछला जो मैंने वीडियो में बताया था कि जो आपका एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास। ये क्या लिखे थे आप लोग, ये लिखे थे मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। एक एटम का मास को डिवाइड कर देंगे आप 1 AMU से, यही था ना। तो एक एटम का मास है, डिवाइड कर दिया 1 AMU से, तो हमारा निकल गया एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का। अब आप लोग जानते हैं कि 1 AMU को आप लिख सकते हैं 1/Na, ठीक है। तो 1/Na का मतलब हुआ कि जैसे आप Na को क्या बोलते हैं, Na होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो 1/6.022 इंटू 10⁻23। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। तो 1 AMU ये हमारा एक स्टैंडर्ड एक मेजरमेंट हो गया, दिस इज योर स्टैंडर्ड मेजरमेंट, ठीक है। और इसी को रेफरेंस मान के, इसी को हम रेफरेंस मान के, स्टैंडर्ड मान के हम किसी भी एलिमेंट का, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास निकाल, एन एटम मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है ना। कि एटम का मास क्या दिया हुआ है और एटॉमिक मास क्या है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 8 ग्राम हीलियम दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 8 ग्राम हीलियम है, तो आपसे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम एटम बताओ कितना है। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है, अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना है तो यहां लिखेंगे मास ऑफ एन एटम, तो दिया हुआ है गिवन, है ना, गिवन मास यहां लगा दीजिएगा जो हमारा गिवन होगा, है ना। तो दिया गया मास हमारा कितना है, तो दिया गया मास हमारा है 8 ग्राम। और देखिए नीचे में हम एटॉमिक मास लिखेंगे, तो हीलियम के लिए एटॉमिक मास हमारा होता है 4 ग्राम, है ना। तो हम इसको अगर डिवाइड कर दें 8 को 4 से तो ये हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ग्राम एटम हमारा हो जाएगा क्या बेटा, नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम हीलियम का अगर हमको निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 4, जो हमारा गिवन मास है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हमारा आ गया 2 ग्राम एटम। तो ग्राम एटम में भी लिखा जाता है। अब देखो, अब जनरली हम लोग मोल के टर्म्स में भी लिखते हैं, अगर मोल भी निकालने जाते हैं तो यही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मोल्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम के टर्म्स में भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे आप मोल निकालते हो, देखो जैसे आप मोल निकालते हो तो मोल कैसे निकालते हैं, मोल आप लिखते हैं गिवन मास बाय मोलर मास, ये लिखते हैं ना, मोलर मास। तो मोलर मास को हमको डिवाइड करना है। अब जैसे देखिए मोलर मास का मतलब समझ लीजिए क्या होता है ना, मोलर मास का मतलब क्या होता है उसको समझना है ना। इट इज द मास ऑफ, देखिए इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, जिसमें हमारा एलिमेंट आ सकता है, आयंस आ सकते हैं। कि अगर मास 1 मोल का देखें तो वो हमारा मोलर मास हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमने 1 मोल का, जैसे देखो अगर हम लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो आपसे कहेगा कि 1 मोल सोडियम एटम में क्या मास होगा सोडियम एटम का, तो जस्ट इसका जो एटॉमिक मास लिखते हो आपका वही हो जाता है मोलर मास। इज इट क्लियर? यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मास होगा, जो भार होगा, वो कितना ग्राम होगा, 23 ग्राम होगा। या हम कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ, सपोज करते हैं कि ऑक्सीजन एटम की बात होगी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 16 ग्राम। तो देखिए एटॉमिक मास और जो मॉलिक्यूलर मास हमारा होता है ना, वो हमारा जस्ट 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है ना। इससे कई सारे फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि मॉलिक्यूलर मास, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूलर मास, तो चूंकि हम इसको ग्राम में दिखाते हैं, है ना, तो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल कंपाउंड और मॉलिक्यूल, है ना। क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल।
अब चूंकि 1 मोल की बात हो रही है कि हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन इसका इजिली लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन कैसे लिखिएगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एक होता है मॉलिक्यूलर मास, एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो आप समझ गए कि एटॉमिक मास इज अ क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स हाउ मच एनी एलिमेंट इज हेवियर देन 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम, है ना। मॉलिक्यूलर मास सेम यही चीज है ना, कि हाउ मच द मास ऑफ द कंपाउंड। देखिए हाउ मच द मास ऑफ द कंपाउंड, द मास ऑफ द कंपाउंड इज हेवियर, ठीक है, हेवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब हुआ कि किसी मॉलिक्यूल के लिए, किसी कंपाउंड के लिए हम जो मास लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, तो वाटर में हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम है ना, देखो 2 ग्राम हाइड्रोजन का हो गया, और साथ में हमने ऑक्सीजन लिया है तो 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन हो गया। तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 18 ग्राम हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया वाटर का। अब देखिए 18 ग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 18 जो आपका नंबर है वो ये बता रहा है, 18 जो नंबर है वो ये बता रहा है कि कार्बन 12 के 1/12 एक एटम का 1/12 जो मास है उससे हमारा वाटर मॉलिक्यूल कितना हेवियर है। तो याद रखिएगा 18 टाइम्स हेवियर है ना, 18 टाइम्स वो ज्यादा हेवियर होता है। तो यहाँ पे देखिए एक होता है हमारा 18 AMU, अब एक होता है हमारा 18 ग्राम। इन दोनों में क्या फर्क है, ये फर्क समझ गए, मतलब मोल कॉन्सेप्ट का बहुत सारा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। 18 AMU का मतलब होता है इट इज द मास ऑफ ओनली वन मॉलिक्यूल। याद रखिएगा ये मास सिर्फ एक मॉलिक्यूल का है, लेकिन अगर 18 ग्राम की अगर बात कह रहे हैं, 18 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब है इट इज द मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा, यानी कि 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स के लिए कहा जा रहा है। मॉलिक्यूल्स का आपका यहाँ पे मास दिया हुआ है 18 ग्राम। सिमिलरली उसी तरह से आप अमोनिया के लिए एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी देखिए यहाँ पे 14 ग्राम नाइट्रोजन का मास होता है और यहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन हो गया। तो टोटल अगर देखें तो 17 ग्राम हमारा अमोनिया का मास हो गया। इसका मतलब हमारा 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मास हमारा 17 ग्राम होता है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूलर मास सिंपल कार्बन 12 के 1/12 मास से कितना ज्यादा हेवियर है किसी भी कंपाउंड का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। 18 AMU 18 ग्राम, इन दोनों में फर्क भी आप समझ गए होंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखिए, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा और एक चीज समझा देता हूं मैं, है ना, कि इतने ग्राम का मतलब 1 मोल का क्या। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम दैट इज कितना AMU आप लिखते हो इसको। एक ऑक्सीजन एटम कितना टाइम्स हेवियर है बोलो, कार्बन 12 के 1/12 मास ऑफ आइसोटोप से, मतलब ये होता है 16 टाइम्स ऑफ 1 AMU। यानी एक सिंगल एटम का जो मास होता है 1 AMU से 16 टाइम्स हेवियर है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 AMU को आप लिखते हैं 1/Na लिखते हैं ना यहाँ पे। तो इतना ग्राम हमारा, ध्यान से देखिएगा, इतना ग्राम हो गया मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। आपसे कह रहे हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑक्सीजन एटम के लिए क्या हो जाएगा। इसका मतलब इसने कहा है
कि Na मोल में, Na नंबर ऑफ एटम्स में, यानी 1 मोल में कितने ग्राम होंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16 इंटू 1 बाई Na और इंटू कर देना, यहाँ पे Na के लिए पूछ रहा है तो आप यहाँ Na लिख दीजिएगा, है ना। ये हो गया आपका ग्राम में। अब Na से Na खत्म हो चुका, अब कितना हो गया, तो 16 ग्राम हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास ग्राम में होता है वो 1 मोल के लिए मास होता है ना। यानी कि मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और द मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, देखो एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमारा H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 में टोटल मास कितना हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं 2 ग्राम, सल्फर के लिए लिखते हैं 32 ग्राम, और ऑक्सीजन के लिए 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 कर दो, यहाँ पे 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 ग्राम, ठीक है ना। तो 100 ग्राम अगर ग्राम में लिखा गया है, इसका मतलब ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे HNO3 के लिए एक एग्जांपल लिखा, तो हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम होता है, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम होता है, ऑक्सीजन के लिए 16 3 48 होता है। ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 63, है ना, 63 ग्राम। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया, C6H12O6, इसमें हम देखते हैं कार्बन के लिए कितना है बताओ। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 6 कार्बन है तो यहाँ 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 इंटू 6 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा 180 ग्राम, ठीक है ना। अगर आप मान लेते हैं यूरिया के लिए बात करते हैं, है ना, यूरिया के लिए अगर आप यहाँ यूरिया के लिए बात करते हैं तो यूरिया के लिए भी आप मास देख सकते हैं। 2 नाइट्रोजन के लिए हो गया 28 प्लस यहाँ 1 ऑक्सीजन है 16, यहाँ पे 1 कार्बन है मतलब 12 और 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 ग्राम, यानी कि इसको सॉल्व करिएगा, दिस इज योर 60 ग्राम। ये आपका 60 ग्राम मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। यानी ये सब आपका 1 मोल को दिखाता है, 1 मोल, ये सब आपका 1 मोल हो गया, है ना, 1 मोल। या मान लीजिए आपने यहाँ पे सुक्रोज या शुगर ले लिया C12H22O11 लिया है ना। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का है 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का है 16 इंटू 11। सॉल्व करिएगा, दिस इज योर 342 ग्राम और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल। आई होप बच्चों कि ये सब आपका क्लियर हो गया होगा कि मोलर मास अगर हम लिखते हैं वो 1 मोल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हम यहां पे जानते हैं, हम यहां जानते हैं कि 1 मोल जो संख्या है इसको हम Na से दिखाते हैं, ठीक है ना, Na से दिखाते हैं, 1 मोल हो गया। इसमें हमारा नंबर ऑफ एटम 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। अब देखिए 1 मोल में इतने एटम हैं सपोज करते हैं, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है या नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो दोनों टर्म्स में आप यहाँ निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इतने एटम्स हैं, देखो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स, है ना। तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये 1 मोल को दिखाता है। तो आपसे कोई कहेगा बताओ एक एटम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, तो 1 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, या आप सिंपली आप लिख सकते हैं 1 बाई Na, ठीक है ना। तो एक एटम में इतने मोल्स हो जाएंगे, इतने मोल्स हो जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x मोल में, सॉरी x नंबर ऑफ एटम्स में, x एटम्स में कितने मोल होंगे। तो ध्यान रखिएगा x एटम में 1 बाई Na इंटू x मोल हो जाएगा, है ना। तो x मतलब जो गिवन एटम्स है वो लिखना है यहाँ पे, है ना। तो आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा तो आप यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जब एटम्स के फॉर्म में है, एटम्स के टर्म्स में दिया है तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल एटम्स के टर्म्स में लिखेंगे x, ऊपर x क्या है, x एटम्स यानी गिवन एटम, यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन एटम्स, ठीक है, और डिवाइड कर देना एवोगाड्रो नंबर से। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। गिवन एटम्स डिवाइड बाय कर दीजिए Na। लेट अस सपोज एक एग्जांपल से देखते हैं, है ना, कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, ठीक है, इन 3.011
इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन कह दिया कि आप बताइए नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इतने एटम्स हीलियम के दिए हुए हैं। तो आप देखिए, आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल n लिखेंगे आप, है ना। कहीं भी नंबर ऑफ मोल लिखने के लिए ना n लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल देखो कैसे निकलेगा, गिवन एटम कितना दिया है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 24, ठीक है ना। अब दूसरा Na हो गया एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। तो ये देखो 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 23 24, तो ऊपर 10 बचा ना, और नीचे क्या बचा 2 बच गया, तो ये काट दीजिए इसको, तो 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 5 मोल। दिस इज योर आंसर। तो कभी भी अगर एटम्स दिया है और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए अब दूसरा फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ये हमारा मान लो केस नंबर 1 हो गया। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1 हो गया आपका, फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये वाला। अब देखिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 देखिए, आप जानते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है 1 मोल, ठीक है। एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिखते हैं तो ये 1 मोल दिखाता है। तो आपसे कह रहा है कि x ग्राम दिया रहेगा, उसमें कितने मोल हो जाएंगे। तो देखिए सपोज करते हैं कि m ग्राम में, m हो गया एटॉमिक मास, तो m ग्राम में आपके 1 मोल होंगे, ठीक है, 1 मोल होंगे। यहाँ मैं मोल लिख रहा हूं। तो आपसे कह रहा है कि 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे। तो 1 ग्राम में 1 बटा मोलर मास हो गया। देखो ध्यान से, दिस इज योर एटॉमिक मास और मोलर मास आप कह सकते हैं। जब भी ग्राम में होता है ना बेटा, देखना ग्राम में जब भी लिखते हैं वो मोलर मास हो जाता है ना। एटॉमिक मास भी मोलर मास हो जाता है, और कंपाउंड का जो मास होता है ग्राम में वो भी आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है ना। तो 1 ग्राम में हमारा हो गया 1/m मोल, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि बताओ x ग्राम में कितने मोल होंगे। तो 1/m इंटू x मोल। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करेगा कि अगर गिवन टर्म आपका मास में दिया है, आप मोल फाइंड करिए। तो आपको यहाँ पे मोल लिखने के लिए n हो गया नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल क्या लिखेंगे x क्या था हमारा, गिवन अमाउंट ऑफ एटम, यानी गिवन मास डिवाइड बाय दिस इज योर मोलर मास, m हो गया हमारा क्या, मोलर मास। तो ये हो गया हमारा ग्राम में, और ये भी हो गया बेटा ग्राम में, है ना। तो ध्यान रखिएगा n बराबर, देयरफॉर n बराबर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पूरे केमिस्ट्री में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपका, है ना, फॉर्मूला है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है ना। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया आपका, फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, है ना, नोट कर लीजिए इसको। एसटीपी कंडीशन पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ किसी भी गैस का कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे एक आइडियल गैस सिचुएशन लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, एक आइडियल सिचुएशन ले रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास PV इज इक्वल टू है nRT, है ना, PV इज इक्वल टू nRT हम सब जानते हैं। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। तो एट एसटीपी कंडीशन, देखिए एसटीपी कंडीशन, हमारा कंडीशन है एसटीपी का। एसटीपी कंडीशन में टेम्परेचर हमने लिया है 273, ये हमारा एसटीपी कंडीशन है ना, इसको याद रखिएगा। 273 केल्विन हमारा एसटीपी का कंडीशन है। दूसरा प्रेशर हमने लिया है यहाँ पे 1 atm, ठीक है ना, प्रेशर हमने क्या ले लिया 1 atm, जो कि हमारा एसटीपी का कंडीशन है ना। अच्छा, दूसरी चीज गैस R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, R हमारा क्या हो गया, गैस कांस्टेंट हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, R का डिफरेंट वैल्यू होता है। R का जैसे हमारा एक वैल्यू हो गया 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जूल के टर्म्स में, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ये भी हमारा फॉर्मूला होता है। अगर कैलोरी में लिखना है तो 2 अप्रोक्सीमेटली 1.99 होता है, जिसको हम लोग 2 कर चुके हैं। तीसरा हमारा होता है 0.0821, ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये हमारा फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। आर का जो वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन पर मोल, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है ना। तो हमारा प्रेशर एटीएम में दिया है, एटीएम यहाँ देखो है, टेम्परेचर केल्विन में है, केल्विन है, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा वो ये वाला होगा,
तो इस वाले इक्वेशन में देखो, ये जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है, इसमें हम इन सारे वैल्यूज को पुट करके हम यहां से क्या चाहते हैं, वॉल्यूम निकालना। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन था PV इज इक्वल टू nRT। अब वॉल्यूम निकालना चाहते हैं एसटीपी कंडीशन पे, कि एसटीपी कंडीशन पे एक मोल में क्या वॉल्यूम आता है। तो वॉल्यूम बराबर हो गया nRT बाई P। तो इसको सॉल्व करिए, 1 मोल के लिए बात हो रही है तो n की जगह पे हम 1 लिखेंगे, और गैस कांस्टेंट हम लीटर एटीएम वाला रखेंगे ना, 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमने रखा है 273 केल्विन। नीचे हम डिवाइड कर रहे हैं प्रेशर, प्रेशर इज 1 एटीएम, है ना। और यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये हो गया ना। अब चलिए एटीएम से हमारा एटीएम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। 1 मोल है तो मोल से मोल हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल है, यहाँ पे मोल हो गया, मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, टेम्परेचर देखिए यहाँ पे केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन इनवर्स खत्म हो गया, तो बचा क्या, लीटर। तो हमारा वॉल्यूम क्या आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 22.4 लीटर, जो कि एसटीपी कंडीशन पे आया है। देखो यहाँ पे एसटीपी कंडीशन है ना, तो यहाँ पे एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, ठीक है, एवरी गैस कंटेन 22.4 लीटर ऑफ गैस, ठीक है, एवरी गैस कंटेन 22.4 लीटर ऑफ गैस इन 1 मोल। तो याद रखिएगा यहाँ पे पता चल गया कि 1 मोल में 1 मोल किसी भी गैस का, यानी कहने का मतलब है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23। देखिए कोई भी गैस का अगर इतना अमाउंट होगा, इसका मतलब है ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि 1 मोल में हमारा इतना लीटर या इतना मिलीलीटर का जो वॉल्यूम है वो ये गैस ऑक्यूपाई करेगा। चाहे कोई भी गैस हो, 1 मोल अगर वो गैस को कंप्रेस करके उसको लिक्विड में लाइएगा तो हमारा हो जाएगा 22.4 लीटर, है ना। लेकिन कंडीशन ध्यान में रहना चाहिए, एसटीपी कंडीशन होगा, है ना। तो किसी भी गैस के लिए, तो हम यहाँ पे अब हम फॉर्मूला को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखिए 22.4 लीटर में हमारा 1 मोल हो गया ना, देखो ध्यान से। तो कह रहा है कि 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो 1/22.4 मोल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि x लीटर अगर दिया है तो x लीटर में बताइए कितने हो जाएंगे, तो 1/22.4 इंटू x मोल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ मोल निकालने का, n बराबर गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, जो कि हमारा एसटीपी कंडीशन पे है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 ग्राम 5.6 लीटर ऑफ NH3, 5.6 लीटर ऑफ NH3 एट किस कंडीशन पे, तो एसटीपी कंडीशन, ठीक है। तो एसटीपी कंडीशन पे पूछ रहा है। तो देखिए यहां हमारा लीटर दिया हुआ है ना, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 5.6 लीटर ऑफ अमोनिया एट एसटीपी कंडीशन। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वॉल्यूम यानी कि 5.6 लीटर एंड डिवाइड बाय हमारा क्या है, एसटीपी कंडीशन पे है ना। और आप जानते हैं नीचे हम लिखेंगे 22.4 लीटर, तो लीटर से लीटर खत्म, इसको सॉल्व करिएगा तो 4 टाइम्स में आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू हो गया 1/4 यानी कि 0.25 मोल हो गया, है ना। तो ये बातें आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि अगर एसटीपी कंडीशन है तो 1 मोल ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखिए,
देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 128 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। तो हमारा ग्राम में लिखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए ग्राम में अगर है तो सॉल्यूशन करेंगे कि गिवन मास हमारा दिया गया है, गिवन मास दिया गया है 128 ग्राम, ये हमारा हो गया गिवन मास। अब देखिए SO2 का मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास आप निकाल लीजिए। यहाँ पे मोलर मास कितने हो जाएंगे, तो मोलर मास सल्फर के लिए होता है 32 ग्राम और ऑक्सीजन 2 है बेटा, देखो 32 ग्राम हो गया, यानी कि टोटल आप देखिए तो यहाँ पे 64 ग्राम SO2 हमारा हो चुका है ना। दिस इज योर मोलर मास। अब फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ मोल का, नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास, यानी गिवन मास हमारा 128 ग्राम है और मोलर मास हमारा 64 है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा, यानी कि हमारा आ गया 2 मोल। अब आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 128 ग्राम, तो 128 के लिए हमारा 2 मोल आ गया। अब STP कंडीशन पे देखिए, एट STP कंडीशन, एट STP नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन वॉल्यूम बाई 22.4 लीटर। तो आपका गिवन वॉल्यूम निकालना है ना, तो V कर देंगे यहाँ पे 22.4 लीटर है और नंबर ऑफ मोल आपने अभी निकाला है यहाँ पे 2, तो सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर V बराबर 2 × 22.4 दैट इज 44.8 लीटर एट STP, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया गिवन मास बाई मोलर मास से, उसके बाद हमने वॉल्यूम निकाला बाई STP वाले फॉर्मूले से, है ना। तो ये हमने पूरा फॉर्मूला आपको समझा दिया, बता दिया। अब आप इसके ऊपर जितने चाहे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, जो खास क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके कंपटीशन में आया हुआ है, जिसके चांसेस है आने के, है ना, ऐसे ऐसे कई क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व यहाँ कराने वाला हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इन सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आप जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू, जय हिंद।